गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पंडित नवल किशोर शर्मा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय दौसा के एम.कॉम फाइनल ईयर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के समस्त विद्यार्थियों का एक बार मैं इस वीडियो क्लास में पुनः हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आपको पता है पिछले वीडियो क्लास में अपन इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड सोशल सिक्योरिटी जो अपना पेपर है उसके अंतर्गत औद्योगिक विवाद पर चर्चा कर रहे थे कि औद्योगिक विवाद क्या होते हैं, उनका क्या अर्थ है। और पिछले वीडियो में अपन ने विशेष तौर से चर्चा की थी औद्योगिक विवाद के क्षेत्र की, कि औद्योगिक विवाद के क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन सी बातें आती हैं। और हमने ये भी जाना था कि हड़ताल क्या होती है, तालाबंदी क्या होती है। अब जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में आपको औद्योगिक विवाद के कारणों के बारे में बताऊंगा कि व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, कि औद्योगिक विवाद के प्रमुख कारण क्या होते हैं, इस पर अपन चर्चा करेंगे। तो औद्योगिक विवाद के बहुत से कारण होते हैं। R.A. लिस्टर एक विद्वान हुए, उन्होंने बताया कि जब श्रमिक अपनी सेवाओं को बेचते हैं और अपने कार्यशील जीवन की सेवाओं को खरीदने वाले के यहाँ समय व्यतीत करते हैं तो उनमें विभिन्न प्रकार के असंतोष एवं अशांतियां उत्पन्न हो जाना स्वाभाविक ही है। कर्मचारी विशेष रूप से असंतोषजनक कार्य करने के अस्वस्थकर दशाएं, पदोन्नति की संभावनाओं, कार्य संतुष्टि, औद्योगिक प्रबंध में हिस्सेदारी, भत्ते की दरों में कमी, अत्यधिक कार्य एवं प्रबंधकों के मनमाने व्यवहार से सुरक्षा पाने में विशेष रूप से रुचि रखते हैं, ऐसा R.A. लिस्टर के अनुसार बताया गया। अब साइकोलॉजिस्ट जो हैं, जो मनोवैज्ञानिक हैं, उनका ये मत है कि मनुष्य की कुछ मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, कुछ फंडामेंटल उनकी नीड्स होती हैं, रिक्वायरमेंट्स होती हैं। जैसे किसी भी व्यक्ति की या मनुष्य की शारीरिक, मानसिक और सामाजिक आवश्यकताएं होती हैं। और चूंकि जो श्रमिक है वो भी एक मनुष्य ही है, अतः उसकी भी शारीरिक, मानसिक और सामाजिक आवश्यकताएं होती हैं। तो श्रमिक जो है वो अपनी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए उच्च वेतन चाहते हैं, महंगाई भत्ते की ऊंची दरें चाहते हैं तथा बोनस आदि की मांग करते हैं। तो उनकी जो आर्थिक आवश्यकताएं हैं वो उच्च वेतन पाने की होती हैं, उच्च वेतन के साथ साथ अच्छे भत्तों की होती हैं और बोनस पाने की होती हैं। अपनी मानसिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वे प्रबंध में हिस्सेदारी चाहते हैं और अपनी सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वे राजनीतिक अस्तित्व बनाए रखना चाहते हैं। अतः औद्योगिक विवादों का प्रमुख कारण मनुष्य की, हम कह सकते हैं, आवश्यकताएं ही होती हैं। और इन आवश्यकताओं के अतिरिक्त भी बहुत से कारण हो सकते हैं, लेकिन मेनली हम कह सकते हैं कि औद्योगिक विवाद के जो प्रमुख कारण हैं उसमें मनुष्य की शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक आवश्यकताएं होती हैं और इनका प्रतिशत जो है औद्योगिक विवादों में बहुत ज़्यादा है। विद्यार्थियों, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कैलकाटा IIM कैलकाटा ने 1970 में एक विचार गोष्ठी आयोजित की, एक कॉन्फ्रेंस रखी और इस विचार गोष्ठी में राजकीय उपक्रमों के प्रबंधकों, निजी क्षेत्र के प्रबंधकों, राजकीय उपक्रमों के प्रबंधकों, निजी क्षेत्र के प्रबंधकों और सरकारी विभाग के अधिकारियों ने भाग लिया। मतलब 1970 में IIM कोलकाता ने एक कॉन्फ्रेंस आयोजित की जिसमें सार्वजनिक उपक्रमों के प्रबंधकों, निजी क्षेत्र के प्रबंधकों और सरकारी विभाग के अधिकारियों ने भाग लिया। और इन तीनों वर्ग के अधिकारियों ने औद्योगिक विवादों की अपनी अलग अलग सूची तैयार की। इन तीनों वर्गों के अधिकारियों तथा द्वारा औद्योगिक विवादों के निम्न प्रमुख कारण बताए गए। अब इन तीनों जो तरह के अधिकारी वर्ग थे उन्होंने जो औद्योगिक विवाद के प्रमुख कारण बताए वो इस प्रकार से हैं। अब सबसे पहले सार्वजनिक उपक्रमों यानी लोक उपक्रमों या पब्लिक एंटरप्राइजेस के प्रबंधकों या अधिकारियों द्वारा जो बताए गए कारण हैं उनको अपन देख लेते हैं कि सार्वजनिक उपक्रम के प्रबंधकों ने औद्योगिक विवाद के कौन कौन से कारण बताए हैं। तो ये 1970 में जो कोलकाता में
एक कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, उसके तहत बताए गए थे। तो जहाँ तक सार्वजनिक क्षेत्र के प्रबंधकों का सवाल है, उनके हिसाब से औद्योगिक विवाद के कुछ जो कारण हैं प्रमुख, वो इस प्रकार से हैं। पहला, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के कारण निश्चित वायदों को पूरा न करना। मतलब प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के कारण निश्चित वायदों को पूरा न करना। जैसे सरकारी विभागों में आमतौर पर होता है कि डेपुटेशन वगैरह पर भेज दिया जाता है, तो जब किसी को डेपुटेशन पर भेजते हैं तो निश्चित जो वायदे किए जाते हैं डेपुटेशन पर भेजने के समय, उनको पूरा न करना। दूसरा, राजनीतिक हस्तक्षेप एवं प्रभुत्व की राजनीतिक जो इंटरफेरेंस है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है और प्रभुत्व बहुत ज़्यादा होता है। ये उनका कारण था क्योंकि वो सार्वजनिक क्षेत्र के प्रबंधक हैं। तीसरा, निजी क्षेत्र की ऊंची मजदूरी दरें। तो क्योंकि उनको निजी क्षेत्र से कम्पीट करना पड़ता है, इसलिए ये निजी क्षेत्र की ऊंची मजदूरी दरों को भी एक कारण मानते हैं। चौथा, आदर्श सेवा आयोजक की धारणा का स्पष्ट न होना। क्योंकि इनको आदर्श सेवा आयोजक की रूप में माना जाता है, तो आदर्श सेवा आयोजक की धारणा स्पष्ट न होना। पांचवा, औपचारिकताओं के कारण श्रम संबंधी निर्णयों में विलंब। क्योंकि जो सार्वजनिक उपक्रम है उसमें बहुत सी औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती हैं, इसलिए श्रम संबंधी जो निर्णय हैं उनमें विलंब होता है, तो ये भी एक कारण बनता है। एक ही उपक्रम के अनेक संयंत्रों का होना और उनमें परस्पर विरोधी नीतियों का पाया जाना। मतलब एक ही उपक्रम के अनेक प्लांट्स या संयंत्र होते हैं और उन सब में परस्पर विरोधी नीतियां पाई जाती हैं, तो ये भी एक कारण औद्योगिक विवाद का बनता है। नेक्स्ट है अधिकार प्रत्यायोजन कम किया जाना। मतलब डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी सार्वजनिक क्षेत्र में चूंकि कम होती है, तो ये भी एक कारण बनता है। नेक्स्ट, संचालक मंडलों में श्रम प्रतिनिधियों का अभाव। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सार्वजनिक क्षेत्र के होते हैं उनमें श्रम प्रतिनिधियों का अभाव बहुत पाया जाता है। नेक्स्ट, संसद तथा संबंधित मंत्रालय का अत्यधिक हस्तक्षेप। मतलब सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की जो प्रबंधक हैं उनकी व्यथा ये भी थी कि संसद का, जो देश की संसद है उसका तथा संबंधित मंत्रालय का हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा होता है। देश की संसद का पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा होता है। विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों में भिन्न भिन्न सेवा की शर्तें। दूसरा, इन्होंने ये भी बताया कि भिन्न भिन्न जो सार्वजनिक उपक्रम हैं, जो भी जितने भी प्रकार के सार्वजनिक उपक्रम हैं, सब में जो सेवा की शर्तें हैं, जो टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विसेज हैं, वो भिन्न भिन्न हैं। और नेक्स्ट इन्होंने बताया अधिक सेवा सुरक्षा। अब सार्वजनिक क्षेत्र में क्योंकि सेवा सुरक्षा पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। और सरकार द्वारा प्रबंधकों का समर्थन न करना। और लास्ट, पुरस्कार अथवा दंड व्यवस्था का अभाव या प्रभावहीन होना। मतलब कैरेक्टरिस्टिक थ्योरी, पुरस्कार तथा दंड व्यवस्था का सरकारी जो उपक्रम है उनमें अभाव होता है। तो ये कुछ कारण बताए सार्वजनिक क्षेत्र के प्रबंधकों ने, जो कि औद्योगिक विवाद के प्रमुख कारण बनते हैं। अब इसी प्रकार उसी सम्मेलन में निजी क्षेत्र के जो प्रबंधक थे या अधिकारी थे, उन्होंने भी अपने कुछ कारण बताए औद्योगिक विवाद के, जो इस प्रकार से हैं कि श्रम संघों में आंतरिक एवं पारस्परिक प्रतिस्पर्धा। मतलब औद्योगिक विवाद का कारण निजी क्षेत्र के प्रबंधकों द्वारा जो बताया गया वो ये था कि श्रम संघों में आंतरिक एवं पारस्परिक प्रतिस्पर्धा है। जो अलग अलग श्रम संघ हैं उनमें चूंकि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है आपसी, वो विवाद का कारण बनता है। दूसरा, श्रम संघों द्वारा समझौतों एवं अनुबंधों का उल्लंघन। मतलब श्रम संघ क्या करते हैं, जो भी समझौते, कॉम्प्रोमाइज या एग्रीमेंट करते हैं, एग्रीमेंट्स करते हैं, उन अनुबंधों का या कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वो उसका उल्लंघन करते हैं। तीसरा, अत्यधिक सरकारी हस्तक्षेप। तो ये सार्वजनिक क्षेत्र के जो प्रबंधक थे उन्होंने भी बताया और निजी क्षेत्र के प्रबंधकों ने बताया कि अत्यधिक सरकारी हस्तक्षेप भी जो हैं वो औद्योगिक विवादों का कारण बनते हैं। नेक्स्ट, अतिरिक्त श्रमिकों को निकालना या हटाना। मतलब कई बार स्थिति ऐसी बनती है कि श्रमिक ज़्यादा हो जाते हैं, तो जब अतिरिक्त श्रमिक हो जाते हैं तो उनको हटाना या निकालना पड़ता है, तो वो भी औद्योगिक विवाद का कारण बनता है। नेक्स्ट, श्रमिकों की मांग में निरंतर वृद्धि। मतलब श्रमिक जो हैं
ये निरंतर मांग करते रहते हैं। इनकी एक मांग खत्म नहीं होती कि दूसरी मांग शुरू हो जाती है, दूसरी खत्म नहीं होती तीसरी मांग शुरू हो जाती है। तो श्रमिकों की मांग में निरंतर वृद्धि भी जो है वो निजी क्षेत्र के प्रबंधकों की निगाह में औद्योगिक विवाद का एक कारण है। नेक्स्ट है श्रम संघों को राजनीतिक उद्देश्यों के लिए उपयोग में लाना। मतलब श्रम संघों का राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उपयोग करना, ये भी एक औद्योगिक विवाद का कारण बनता है। नेक्स्ट है श्रमिकों एवं प्रबंधकों का परस्पर विरोधी दृष्टिकोण। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि श्रमिकों तथा प्रबंधकों का परस्पर विरोधी दृष्टिकोण होता है। इनका जो नज़रिया है, दृष्टिकोण है, जो पॉइंट ऑफ व्यू है, वो श्रमिकों का अलग है, प्रबंधकों का अलग है। तो ये भी औद्योगिक विवाद का कारण बनता है। और लास्ट है श्रमिकों द्वारा उत्पादकता को गौण महत्व। मतलब श्रमिक जो हैं वो प्रोडक्टिविटी को बहुत कम महत्व देते हैं, न के बराबर महत्व देते हैं, जो कि औद्योगिक विवाद का कारण बनता है। तो ये निजी क्षेत्र के प्रबंधकों या अधिकारियों द्वारा बताए गए कुछ कारण थे जो कि औद्योगिक विवाद का कारण बनते हैं। अब अंतिम अपन देखते हैं कि सरकारी विभाग के अधिकारियों द्वारा क्या कारण बताए गए हैं। क्योंकि कोलकाता के कॉन्फ्रेंस में या सम्मेलन में सरकारी विभाग के अधिकारियों को भी बुलाया गया था और उनसे भी कहा गया था कि आप एक सूची तैयार कीजिए ताकि आपके द्वारा कौन कौन से कारण हैं उनको भी जाना जा सके। तो सरकारी विभाग के अधिकारियों के द्वारा जो कारण बताए गए औद्योगिक विवाद के, वो इस प्रकार से हैं। निजी क्षेत्र के सेवा योजकों का संकीर्ण दृष्टिकोण। मतलब सरकारी अधिकारियों ने माना कि निजी क्षेत्र के जो सेवा योजक हैं उनका जो दृष्टिकोण है वो बहुत संकीर्ण है, बहुत नैरो दृष्टिकोण है, संकीर्ण दृष्टिकोण है। दूसरा, श्रम संघों में पारस्परिक एवं आंतरिक प्रतिस्पर्धा। जो निजी क्षेत्र के प्रबंधकों ने कहा वही सरकारी विभाग के अधिकारी भी कह रहे हैं कि श्रम संघों में आंतरिक प्रतिस्पर्धा एवं पारस्परिक प्रतिस्पर्धा बहुत ज़्यादा है, आपसी जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो बहुत ज़्यादा है। तीसरा, श्रम नीति का प्रभावहीन रहना। मतलब लेबर पॉलिसी जो है टोटली इनइफेक्टिव है, प्रभावहीन है। चौथा, राजनीतिक दलों द्वारा श्रमिकों का दुरुपयोग। मतलब जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं सरकारी अधिकारियों के अनुसार, वो पॉलिटिकल पार्टीज भी श्रमिकों का दुरुपयोग करती हैं। पांचवा, राजनीतिक हस्तक्षेप की सीमा का निर्धारित न किया जाना। मतलब सरकारी अधिकारियों ने यह भी माना कि राजनीतिक हस्तक्षेप की सीमा को निर्धारित करना चाहिए कि राजनीतिक हस्तक्षेप किस सीमा तक होगा। अब ये निर्धारित नहीं करते हैं तो वो औद्योगिक विवाद का कारण बनता है। या आप कह सकते हैं कि सरकारी अधिकारियों का भी ये मत था कि राजकीय हस्तक्षेप हद से ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है कार्यकुशलता एवं उत्पादकता वृद्धि पर बल देना। और लास्ट है राजकीय उपक्रमों में अनुशासनहीनता। तो राजकीय जो उपक्रम है उनमें अनुशासनहीनता होती है, वो औद्योगिक विवाद का कारण बनती है। और कार्यकुशलता एवं उत्पादकता वृद्धि पर बल देना, अगर आप एफिशिएंसी या उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने पर बल देते हैं तो वो भी औद्योगिक विवाद का एक कारण बनता है। तो विद्यार्थियों, कुल मिलाकर अभी तक अपन ने औद्योगिक विवाद के जो कारण हैं उनको 3 दृष्टिकोण से देखा। एक तो सार्वजनिक उपक्रमों के प्रबंधकों के दृष्टिकोण से देखा कि औद्योगिक विवाद के क्या कारण होते हैं। एक अपन ने निजी क्षेत्र के प्रबंधकों के दृष्टिकोण से देखा कि औद्योगिक विवाद के क्या कारण होते हैं। और एक हमने सरकारी विभाग के अधिकारियों द्वारा जो बताए गए कारण हैं उनको देखा कि औद्योगिक विवाद के क्या कारण होते हैं। तो ये 3 अलग अलग पक्षकारों द्वारा बताए गए औद्योगिक विवाद के कारण हैं। अब हम अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से औद्योगिक विवाद के जो कारण हैं उनको प्रमुखतया 4 भागों में बांटकर अध्ययन कर सकते हैं, जिसमें पहला आता है आर्थिक कारण, दूसरा आता है वैधानिक कारण, तीसरा आता है प्रबंधकीय या तकनीकी कारण, और चौथा आता है राजनीतिक कारण, पॉलिटिकल फैक्टर्स क्या हैं। तो विद्यार्थियों, औद्योगिक विवाद के 4 प्रमुख कारण हैं, या औद्योगिक विवाद के कारणों को हम 4 प्रमुख भागों में बांटकर अध्ययन कर सकते हैं, जिसमें पहला है आर्थिक कारण, दूसरा वैधानिक कारण, तीसरा प्रबंधकीय और तकनीकी कारण और चौथा राजनीतिक कारण है। अब पहले हम आर्थिक कारणों पर चर्चा कर लेते हैं।
कि औद्योगिक विवाद के आर्थिक कारण क्या हैं। अब औद्योगिक विवाद जो है और उसके जो औद्योगिक विवाद के जो कारण हैं, उन कारणों में सबसे जो महत्वपूर्ण कारण है वो आर्थिक कारण ही माने गए हैं। अधिकांश श्रमिक आज भी सुबह से शाम तक अपनी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति में लगा रहता है और शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति अर्थ से संबंधित होती है। अधिकांश विवाद जो है वो मजदूरी को लेकर, वेतन को लेकर, बोनस को लेकर, भत्ते बढ़वाने को लेकर किए जाते हैं। और सामान्यतः हम कह सकते हैं कि आर्थिक कारणों में कुछ जो प्रमुख कारण हैं वो इस प्रकार से हैं। पहला, मजदूरी एवं भत्ते। भारतीय उद्योगों में कार्य कर रहे श्रमिकों की मजदूरी एवं भत्तों का जो स्तर है वो बहुत नीचा है। मतलब जो इंडियन इंडस्ट्रीज में काम करने वाले श्रमिक हैं उनका जो वेतन, मजदूरी या भत्तों का जो स्तर है वो बहुत नीचा है, हम कह सकते हैं। परिणाम स्वरूप वेतन भत्ते कम होने के कारण से वे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं कर पाते हैं। कई बार तो शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं हो पाती है। ऐसी स्थिति में श्रमिकों को विवश होकर मजदूरी एवं भत्ते बढ़वाने के लिए हड़ताल का सहारा लेना पड़ता है या हड़ताल करनी पड़ती है। औद्योगिक विवाद का यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण रहा है। तो हम कह सकते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात लगभग 7 दशक बीत जाने के बाद भी मजदूरी एवं भत्तों के कारण होने वाली हड़तालों की संख्या में कमी नहीं आई है। तो ये मजदूरी या भत्ते आर्थिक कारणों में सबसे महत्वपूर्ण कारण है औद्योगिक विवाद का। दूसरा है बोनस। हमारे देश में बोनस को लेकर भी बहुत बार हड़तालें हुई हैं और आज भी हो रही हैं। अब बोनस के कारण से जो हड़तालें होती हैं या जो बोनस नहीं देने के कारण से असंतोष श्रमिकों में पनपता है वो भी औद्योगिक अशांति का कारण बनता है। अब आमतौर पर श्रमिक जो है वो प्रतिवर्ष बोनस चाहता है। बोनस का मतलब ये कि यदि औद्योगिक संस्थान जिसमें कि वे कार्यरत हैं उसको लाभ होता है तो श्रमिक ये चाहता है कि लाभों का कुछ हिस्सा बोनस के रूप में उसको वितरित किया जाए। और आमतौर पर जो निजी क्षेत्र के प्रबंधक होते हैं वो इसके फेवर में नहीं होते हैं और इसी कारण से औद्योगिक विवाद को जन्म मिलता है। तो पहला कारण हुआ आर्थिक कारणों में मजदूरी एवं भत्ते, दूसरा बोनस, तीसरा है कार्यदशाएं या वर्किंग कंडीशंस। यद्यपि अच्छी कार्यदशाओं का श्रमिकों की कार्यक्षमता पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है किंतु हमारे देश के उद्योगपति इस ओर बहुत कम ध्यान देते हैं। मतलब जो अच्छी कार्यदशाएं हैं, अच्छी वर्किंग कंडीशंस हैं, उनका श्रमिकों की उत्पादकता पर, प्रोडक्टिविटी पर या उनकी कार्यक्षमता पर हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है। किंतु हमारे देश के उद्योगपति जो हैं इस ओर ध्यान नहीं देते हैं। कारखाना अधिनियम, फैक्ट्री एक्ट तथा अन्य अधिनियम, फैक्ट्री एक्ट और उसके अलावा जो अन्य अधिनियम हैं उनमें जो न्यूनतम सुविधाएं देने का प्रावधान किया गया है वो वे न्यूनतम सुविधाएं देने से भी इनकार करते हैं या आनाकानी करते हैं। फलतः श्रमिकों को कार्य की दशाओं में सुधार करवाने के लिए बाध्य होकर संघर्ष करने पड़ते हैं। तो मतलब जो वर्किंग कंडीशंस हैं हमारे देश में वो वर्किंग कंडीशंस, श्रमिकों की कार्य की दशाएं अच्छी नहीं हैं और कार्य की दशाएं अच्छी न होने के कारण से श्रमिक जो है वो परेशान होता है और वह हड़ताल की ओर अग्रसर होता है। जबकि हमारे देश में फैक्ट्री एक्ट है, हमारे देश में अन्य प्रकार के एक्ट हैं जो श्रमिकों से रिलेटेड हैं और उन सब एक्ट में अच्छी कार्यदशाओं की चर्चा की गई है। लेकिन देश का जो उद्योगपति है वो इस ओर ध्यान नहीं देता और ये एक कारण बनता है औद्योगिक अशांति का और इसी कारण से हम देखते हैं कि औद्योगिक विवाद पनपता है। चौथा कारण है छटनी एवं कामबंदी। अब छटनी एवं कामबंदी क्या है कि कभी कभी स्थायी रूप से कार्यभार में कमी आ जाती है और श्रमिकों की छटनी करनी पड़ती है। मतलब कई बार क्या होता है कि स्थायी रूप से परमानेंटली कार्यभार में कमी आ जाती है और श्रमिकों की छटनी करनी पड़ती है। कभी कभी अस्थायी रूप से कमी आ जाती है और
काम बंदी या ले ऑफ करना पड़ता है। जैसे अभी कोरोना काल चल रहा है विद्यार्थियों, और आप सभी परिचित हैं कि इस समय उद्योगों पर बहुत मार पड़ी है। श्रमिक निकल के अपने अपने गांव चले गए हैं, वो काम नहीं करना चाहते हैं, उद्योग धंधे खुले नहीं हैं, उनको खोलने की अनुमति नहीं है। तो ऐसी दशा में अस्थायी रूप से अभी कोई काम में कमी आ गई तो मालिक लोग भी काम बंदी कर देते हैं, ले ऑफ करना पड़ता है। तो दोनों ही दिशाओं में नुकसान किसका होता है? वो श्रमिक का होता है। चाहे छटनी हो चाहे काम बंदी हो, स्थायी रूप से काम में कमी आए चाहे अस्थायी रूप से काम में कमी आए, दोनों ही स्थितियों में श्रमिकों को रोजगार से हाथ धोना पड़ता है। श्रमिक इसके विरुद्ध संघर्ष करते हैं और छटनी तथा काम बंदी न करने के लिए बाध्य करते हैं। तो श्रमिक क्या करते हैं? इसके विरुद्ध संघर्ष करते हैं और प्रयास करते हैं कि छटनी ना हो, काम बंदी ना हो। इसी कारण से हड़तालें भी की जाती हैं। तो छटनी और कामबंदी भी औद्योगिक अशांति का, औद्योगिक विवाद का एक कारण बनता है। नेक्स्ट है भर्ती प्रणाली। भारतीय कारखानों में भर्ती प्रणाली जो है वो बहुत दोषपूर्ण है, मतलब बहुत ही खराब भर्ती प्रणाली है। और श्रमिकों की जो भर्ती है वो अमूमन आप कह सकते हैं या सामान्यतः मध्यस्थों के द्वारा की जाती है। और ये मध्यस्थ जो हैं वे श्रमिकों की भर्ती रिश्वत लेकर करते हैं, उनसे पैसे मांग कर करते हैं। और जो स्त्री श्रमिक होती हैं आमतौर पर उनकी मजबूरी का लाभ भी उठाते हैं। इतना ही नहीं, ये मध्यस्थ जब चाहे श्रमिकों को नौकरी दिलवा देते हैं और जब चाहे नौकरी से इनको हटवा देते हैं। इससे श्रमिकों में आर्थिक असुरक्षा की भावना आ जाती है और इन परिस्थितियों से तंग आकर वे विवाद करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो भर्ती प्रणाली जो है वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि मध्यस्थ भर्ती करते हैं तो श्रमिक जो है वो मध्यस्थ के हाथ की कठपुतली बनकर रह जाता है। वो जब चाहे उसको नौकरी पर रखवा देते हैं, जब चाहे उसको नौकरी से निकलवा देते हैं। और इनकी मजदूरों की जो गरीबी है मध्यस्थ उसका फायदा उठाते हैं और कई बार स्त्री श्रमिकों की मजबूरी का लाभ भी उठाते हैं। और लास्ट पॉइंट आर्थिक कारणों में है छुट्टियां व कार्य के घंटे, मतलब वेकेशंस, हॉलीडेज और वर्किंग आवर्स। कई बार छुट्टियां एवं कार्य के घंटे के प्रश्न को लेकर भी श्रमिक संघर्ष करते हैं। 1973 की बात है, भारतीय रेल में कर्मचारियों की हड़ताल जो हुई थी वो इस बात का ज्वलंत उदाहरण है। इस हड़ताल में ड्राइवरों ने अपने कार्य के घंटों को कम करवाने के लिए पूरे देश भर में हड़ताल की थी। हमारे देश में कारखाना अधिनियम बना हुआ है, खान अधिनियम बना हुआ है और उन सब में छुट्टियों और कार्य के घंटों के संदर्भ में महत्वपूर्ण प्रावधान है। किंतु कारखाना अधिनियम हो चाहे खान अधिनियम हो, प्रावधान सब में है लेकिन उन प्रावधानों का पालन नहीं किया जाता। इस कारण से औद्योगिक विवाद उत्पन्न होते हैं। तो विद्यार्थियों, औद्योगिक विवाद के बहुत से कारण हैं, लेकिन अपन इसको पार्ट 1 मानते हुए ये मानते हैं कि औद्योगिक विवाद के कारणों में हमने आज आर्थिक कारणों का अध्ययन कर लिया है कि औद्योगिक विवाद के आर्थिक कारण क्या होते हैं, वो मैंने आपको बता दिए। एक बार मैं आपकी सुविधा के लिए पुनः रिपीट कर दूं कि औद्योगिक विवाद के आर्थिक जो कारण हैं वे हैं मजदूरी एवं भत्ते, दूसरा बोनस, तीसरा कार्यदशाएं, चौथा छटनी एवं कामबंदी, पांचवा भर्ती प्रणाली और छठा छुट्टियां व कार्य के घंटे। तो ये प्रमुख रूप से आर्थिक कारण हैं जो कि औद्योगिक विवाद के कारण बनते हैं। तो इस वीडियो क्लास को मैं यहीं समाप्त करता हूं, इस उम्मीद के साथ कि आपको जो मैंने आज पढ़ाया समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में अपन औद्योगिक विवाद के जो अन्य कारण हैं, बचे हुए वैधानिक कारण, प्रबंधकीय या तकनीकी कारण और राजनीतिक कारण, उनके ऊपर भी चर्चा करेंगे। ये कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।